जिस्म फरोशी ने रक्स की जगह कैसे ली। किरण को बहुत अच्छी तरह से वो दिन याद हैं जब वो तितलियों की तरह अपने घर के कमरों में उड़ती फिरती थी। वो कमरे जिनमें मखमल के गाँव तकिए और बहुत ही नफीस ईरानी कालीन हुआ करते थे। वो कमरे जिनमें माहिर तरीन मौसीकार बैठा करते थे और वो कमरे जहाँ पाकिस्तान भर से आए बासर लोग मुहज़्ज़ब अंदाज में बैठा करते थे। अब दौरान सफ़र किरण का साथी एक पुराना सा टैप रिकॉर्डर और गानों की चंद सीडीज़ होती हैं। किरण को चंद ऐसे लोगों के आगे इनकी धुनों पर नाचना होता है जिन्हें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, सेक्स। पुराने वक्तों में ये नाचने गाने और मौसीकी से कहीं ज़्यादा आर्ट का मामला हुआ करता था। लोग कल्चर्ड हुआ करते थे। अब एक दो गानों के बाद हर आदमी सीधा बिस्तर पर जाने की सोचता है। 28 साल किरण ने ये सब बातें इस शर्त पर बताईं कि उनका नाम जाहिर नहीं किया जाएगा और बिलअमर मजबूरी उनके नाम का दूसरा हिस्सा इस्तेमाल किया जाएगा। किरण लाहौर की उस मरती हुई तहजीब का हिस्सा हैं जो तवील अरसे तक लाहौर की पहचान हुआ करती थी। वो पेशा जो कभी इज़्ज़तदार और बावकार समझा जाता था और जहाँ रकासाएँ कई सौ बरस तक राज दरबारों में शाही मेहमानों के सामने रक्स किया करती थीं, जिनसे इस्तेहसाल कई सदियों से रकासाओं के लिए एक संजीदा मसला रहा है, ख़ास तौर पर उन नाचने वालियों के लिए जो किरण की तरह 14 साल की उम्र से अपना पेशा शुरू कर देती हैं। यहाँ परफॉर्मेंस और कभी कभार कायम होने वाले जिनसी ताल्लुकात के दरमियान निहायत धुंधली सी एक दीवार मौजूद है। लेकिन इन सब मामलात के बावजूद रकासाओं को बिलअमूम मुआशरे में कदर की निगाह से देखा जाता था। काबिल फ़नकारों को लोगों की मोहब्बत भी हासिल होती थी। तमाशाइयों में से चंद लोग ही उनसे मतमता हो सकते थे। जिस्मानी ताल्लुकात के मामले में उनका मुआशराती मकाम तकरीबन वही होता था जो दर्जा जापान में गेशियाओं को दिया जाता था। चंद दिहाइयों से पाकिस्तान की बढ़ती मजहबी कदामत पसंदी ने हर किस्म के आर्ट को तकरीबन जिंदा दफन होने पर मजबूर कर दिया है। इन औरतों को रक्स करने के लिए अब कोई जगह मुयस्सर नहीं है। इनका रोज़गार छिन चुका है और इनमें से कई अब पेट पालने के लिए जिस्म फरोशी पर मजबूर हैं। ये अफसोसनाक नतीजा मजहबी इंतहा पसंदों की इखलाकी पाबंदियों के बाद सामने आया है। रक्स करने के लिए हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं और देखने वाले भी अब वो नहीं रहे। एक ज़माने में बहुत पैसे वाले और फ़न के कदरदान मुहज़्ज़ब लोग हमें बतौर तमाशाई देखने के लिए आया करते थे। अब उनके बदले सिर्फ वो लोग रह गए हैं जो सेक्स को भी हमारे पेशे का हिस्सा समझते हैं। इस फ़न को मगरबी दुनिया नाच के नाम से जानती है। मुग़लों के दौर में शुरू हुआ ये फ़न 19वीं सदी तक अपने उरूज पर था। तारीख दानों के मुताबिक अमीर घरों की लड़कियां रक्स और तहजीब सीखने के लिए इन घरानों में जाया करती थी। कैथरीन बटलर जो हिंदुस्तानी मौसीकी के माहिर और किंग्स कॉलेज में सीनियर लेक्चरर हैं, उनके बकौल ये रकासाएँ न सिर्फ फ़नी तौर पर मजबूत हुआ करती थीं बल्कि उनके पास बहुत ज़्यादा सियासी असर रसूख और माली वसाइल भी हुआ करते थे। अमूमन अशराफिया में ही उनकी शादी या निकाह हुआ करते थे। जब 1858 में कंपनी की हुकूमत कायम हुई तो बरे सग़ीर में रकासाओं को मुआशराती तौर पर कुछ पाबंदियों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये रवायत बहरहाल चलती रही। हिंदुस्तान में होने वाली तकसीम और फसादात के बाद बहुत से मुसलमान रकासाएँ सरहद पार करके लाहौर आ गईं। वो लाहौर जो सकाफ़ती तौर पर पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। पुराने लाहौर की दीवारों से जुड़ी हीरा मंडी की तंग गलियाँ एक ज़माने में रकासाओं, मौसीकारों और तमाशबीनों के लिए मोती और गेंदे के गजरे बेचने वाले बच्चों से भरी हुआ करती थी। रक्स देखते हुए अगर कोई तमाशाई जज्बात से मगलूब हो जाता तो वो अपने हाथ पर बंधा हुआ गजरा सूंघ लेता और एक गहरी सांस भरकर अपने जज्बात काबू में रखने की कोशिश करता। अगर तमाशाई किसी रकासा के गले में ढेर सारे फूलों के हार लाद देता तो ये उस चीज़ की निशानी होती थी कि गाहक अब मुस्तकिल आता रहेगा। अगर गाहक जिनसी ताल्लुकात का ख्वाह होता तो उससे एक तवील सिलसिला जनबानी से गुजरना पड़ता, जिसमें कीमती तहाइफ देने की रस्म भी अहम हुआ करती थी। हीरा मंडी में रहने वाली शगुफ्ता बेगम का शजरा कई पुश्तों तक ख़ानदानी रकासाओं से भरा है। उनकी नानी तकसीम से पहले महाराजा पटियाला के दरबार में शाही रकासा थीं। शगुफ्ता बेगम 65 बरस की उम्र में अब नाच गाना नहीं करती, लेकिन उन्हें वो दिन याद हैं जब वो और उनकी वालिदा नवाबाना ठाट बाट के मालिक थीं। वो बताती हैं कि इन दिनों जिस्म फरोशी में कोई ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, रक्स ही उनको सब कुछ समझा जाता था। 2 दहाइयों तक शगुफ्ता बेगम एक ही तमाशबीन के साथ ताल्लुक़ में रहीं जो आखिरकार उनके बच्चों के बाप भी ठहरे। अब छत से बादशाही मस्जिद पर एक नज़र डालते हुए शगुफ्ता बेगम ने चाय का एक घूंट भरा और कहने लगी, मैं उन दिनों को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ जब एक मसरूफ़ औरत थी
اور لوگ دور دراز کے علاقوں سے مجھے دیکھنے آیا کرتے تھے۔ اب میں یہاں بیٹھی رہتی ہوں اور سامنے اس مسجد کو دیکھا کرتی ہوں۔ بادشاہی مسجد سے جڑا لاہور کا یہ خطہ اس شاندار ماضی کی یاد دلاتا ہے جب ہر قسم کی تہذیبی سرگرمیاں جاری رکھنا ممکن تھا۔ برداشت اور رواداری بھی ایک اہم معاشرتی قدر سمجھی جاتی تھی، جب دھرتی کے باسیوں کی چھوٹی موٹی تفریح اور اسلام کی درخشاں روایات آپس میں متصادم نہیں ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب پاکستان میں بنیاد پسندی پڑی اور پاکستان نے اپنا تشخص ایک اسلامی جمہوریہ کے طور پر بنانا شروع کیا تو ان رکاساؤں پر معاشرتی دباؤ کے ساتھ ساتھ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ پرانی درباری تہذیب نے پاکستان کے جدید اصولوں اور نئی روایات سے لگاؤ نہیں کھاتی تھیں۔ بٹلر اسکوفیلڈ کے مطابق رقاصائیں اب منظر عام سے غائب ہو چکی ہیں اور ہیرا منڈی محض ایک کباگیری کا ٹھکانہ بن چکا ہے۔ پاکستان میں شراب پر 1977 میں پابندی لگ گئی۔ ضیاء الحق جیسے مذہبی رجت پسند عناصر 1978 میں اقتدار میں آئے۔ اس کے بعد تفریح کے بہت سارے مواقع گناہ قرار دے کر آہستہ آہستہ ختم کر دیے گئے۔ پولیس اگر ان دنوں رقاصاؤں کو گلی میں گھومتے پھرتے دیکھتی تو وہ انہیں جرمانے کر دیا کرتی تھی۔ ان کے اوقات کار بھی محدود تر کر دیے گئے۔ ان کی وہ کھڑکیاں اور جھروکے جہاں سے موسیقی کی خوبصورت راگ ساری رات نیچے گلی میں گزرنے والوں کو محصور کیا کرتے تھے، وہ کھڑکیاں بند ہو گئیں اور انہیں موٹے پردوں سے ڈھک دیا گیا۔ یہ سب جرمانوں کا خوف تھا۔